नमस्कार मित्रों, आज हम पेडागॉजी के प्रश्नों को देखेंगे जो कि डीएसएसबी, केवीएस, एसएसए चंडीगढ़ के लिए बहुत ज़रूरी है और ये सीटेट में भी बहुत बहुत बार पूछा गया है। इस तरीके के सवाल हैं। तो आइए पहला प्रश्न देखते हैं। कौन सा विश्वविद्यालय 1969 माइक्रो टीचिंग सिस्टम की शुरुआत की गई? स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय, ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, एम्स विश्वविद्यालय, बड़ौदा, भारत। तो कौन सा ऐसा विश्वविद्यालय है जो 1969 में माइक्रो टीचिंग की शुरुआत की थी? तो सूक्ष्म शिक्षण की संकल्पना का विकास जो है DW के द्वारा और उनके सहयोगियों ने अमेरिका में शुरू किया था। यह अध्यापक के प्रशिक्षण के सुधार के लिए था और यह भारत में 1970 में लाया गया था। 1970 में ये आया था और ये आया था सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडिंग इन एजुकेशन द्वारा, बड़ौदा में आया था ये। इसका सही जवाब है MS विश्वविद्यालय, बड़ौदा, भारत। सेंट्रल फॉर एडवांस स्टडी इन एजुकेशन, इसका फुल फॉर्म पूरा है। नेक्स्ट है, लिखित वार्तालाप संचार व्यू में शामिल है। एल्गोरिथम, डिसीजन टेबल, 1 और 2 दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो क्या शामिल है? लिखित वार्तालाप जब हम करते हैं तो उसमें क्या शामिल है, इसके बारे में बताइए। तो ये दोनों शामिल है, एल्गोरिथम और जो है डिसीजन टेबल, दोनों शामिल है। क्योंकि जब हम शिक्षण की दो विधियां होती हैं, एक मौखिक और लिखित, इन्हीं से हम श्रवण और भाषण करते हैं, बोलते हैं और सुनते हैं, इसीलिए दोनों इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल व्यवस्था की मुख्य जिम्मेदारी किसके ऊपर है? प्रिंसिपल के ऊपर, शिक्षक के ऊपर, प्रबंधक के ऊपर, उपरोक्त सभी के ऊपर। स्कूल का जो मैनेजमेंट है वो किसको देखना है, किसके ऊपर सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी है? तो जो स्कूल होता है उसको सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रिंसिपल के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो स्कूल की व्यवस्था को ठीक तरीके से देखे। टीचर क्लास मैनेजमेंट कर सकता है, प्रबंधक जरूर देख सकता है, कुछ चीज़ों का प्रबंध कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल सारा करता धरता होता है। तो स्कूल की पूरी जिम्मेदारी, मुख्य जिम्मेदारी तो प्रिंसिपल की ही होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्कूल अनुशासन का मुख्य उद्देश्य है स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना, 1 और 2 दोनों, या इनमें से कोई नहीं। विद्यालय में अनुशासन जो है बहुत ज़रूरी होता है। इससे व्यक्ति की नैतिकता में सुधार होता है, उसको नैतिक गुणों का विकास होता है, उसके बारे वो नियम जान पाता है कि क्या नियम है। अनुशासन में रहने से वो सारे नियम जान पाता है। स्टाफ और विद्यार्थी की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ये तो बहुत ज़रूरी है। सुरक्षा सबसे पहले नंबर पे आती है। शिक्षण ग्रहणशील वातावरण बनाना, ये एक मैनेजमेंट का अनुशासन है कि वो पूरे शिक्षण को, वातावरण को उस तरीके से बनाए कि बच्चों को पढ़ने में और ज़्यादा आसानी हो। और ये स्कूल का अनुशासन है। बच्चों का अनुशासन ये है कि वो समय पे स्कूल पहुँचे और समय पर वो जो है होमवर्क अपने कंप्लीट करें, अपने कार्यों को समय पे करें, ये बच्चों का अनुशासन। लेकिन स्कूल का अनुशासन ये है कि वो स्टाफ और विद्यार्थियों की सुरक्षा करें और ग्रहणशील वातावरण बनाए। तो ये दोनों सही है। नेक्स्ट है, प्राथमिक स्तर पर टीचर थॉट अनुपात 1:39 था। यह छठा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक है, या फिर 5वां एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक है, चौथा एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक है, दूसरा एजुकेशन सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक है। तो ये एकदम नया क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है। और ये जो है ये प्रथम ऑल इंडिया स्कूल एजुकेशन 1957
इसके तहत है कि एक एक टीचर पे 39 में लगभग 40 बच्चे रहेंगे, और दूसरे तीसरे चौथा पाँचवा छठवां आठवां में इन सब में 1:40 हो गया था। फिर बढ़ के ऐसे 42 हो गया, फिर ऐसे ही 42 चल रहा था। फिर 8वें सर्वे में ये जाकर 1:42 हो गया था, मतलब एक बच्चे पे वह ये जो है हो गया था 8वें में। उसके बाद ये घटकर अभी तो वो चल रहा है 132 बच्चों का रेशियो चल रहा है। ये छठे एजुकेशनल सर्वे ऑफ ऑल इंडिया के मुताबिक ये था 1.39 था, जो ये सॉरी ये प्रथम था आई थिंक। छठा एजुकेशनल सर्वे जो है पहला, इसका ऑप्शन सही है। छठा एजुकेशनल सर्वे जब ऑल इंडिया का हुआ था तब उसमें ये था। नेक्स्ट है, निर्णय लेने का कार्य क्षेत्र है प्रबंध मैनेजमेंट का, संगठन ऑर्गेनाइजेशन का, प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन का, निरीक्षण सुपरविजन का। किसका है निर्णय लेने का, किसका कार्य क्षेत्र होता है, कौन होता है जो निर्णय लेता है सारे? तो ये प्रशासन जो प्रबंधन व्यवस्था देखते हैं उनका ये होता है। नेक्स्ट देखते हैं, वर्गखंड में शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है? उचित पर्यावरण, छात्रों की जिज्ञासा वृत्ति, पारंगत सीखा हुआ शिक्षक, उपरोक्त सभी। वर्गखंड में किसी भी चीज के बारे में बताना है बच्चों को तो उनका हर प्रकार से सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए उनको उचित पर्यावरण की भी जरूरत है। छात्रों को जिज्ञासा वृत्ति मतलब उनके अंदर जिज्ञासा भी जगाना चाहिए, और शिक्षक को तो पारंगत होना ही चाहिए अपने विषय में, तभी तो वो बच्चों को बता पाएगा। इसके लिए ये इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, यदि कोई छात्र दिए गए प्रश्नों का उत्तर न दे सके तो शिक्षक को उन्हें उत्तर देना चाहिए। शिक्षक को अन्य छात्रों से पूछना चाहिए। शिक्षक को छात्र को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। शिक्षक को छात्र को सजा दंड देना चाहिए। तो इसका आधा ये 2 ऑप्शन यहाँ हो गया है प्रश्न के साथ, और 2 वहाँ हो गया है, लेकिन मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसका सही जवाब है शिक्षक को अन्य छात्रों को पूछना चाहिए। अगर वो उत्तर नहीं दे पा रहा है तो ये नहीं कि उसी को प्रेशराइज करे या खुद ही उत्तर दे दो, और बच्चों से पूछो। अगर और भी बच्चे नहीं दे पा रहे हैं तब आप उस टॉपिक को एकदम एक्सप्लेन करके, अगर आपने पढ़ाया भी है फिर भी उसको पढ़ाओ। अगर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे नहीं दे पा रहे हैं और फिर भी अगर वो बच्चा दे गया, वो बच्चा नहीं दिया, दूसरे बच्चे को आपने खड़ा किया उसने दे दिया, तब भी आपको उस बच्चे को समझाना है कि उसको कहाँ पे दिक्कत है, वो क्यों नहीं उत्तर दे पाया। नेक्स्ट है, विद्यालय में निबंध प्रकार के प्रश्न के बावजूद वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्यों? छात्रों को समय के महत्व को बताने के लिए, कम समय में अधिक काम करने के लिए, अधिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए, यह उत्तर पत्र को हल करने की अधिक सुविधाजनक विधि है। तो जो निबंध प्रकार के प्रश्न हैं वो क्यों पूछे जाते हैं, ये पूछ रहे हैं कि विद्यालय में जो ऐसे लिखने के लिए आता है वो किस लिए लिखने के लिए आता है। तो ये है अधिक प्रश्नों के उत्तर जानने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि ज़्यादा प्रश्न दे दिया है और उसका जवाब जानने के लिए ऐसे कर रहे हैं, नहीं, बल्कि ये है कि उनके अंदर जो पूरे व्यापक रूप से कितना ज्ञान है वो जानने के लिए इसका यूज किया जाता है, कि उनको इस चीज़ के बारे में कितनी जानकारी है। प्रश्न जो है एक ही है लेकिन उसके बारे में कितनी जानकारी उनके अंदर है, इसके लिए ऐसा किया जाता है। नेक्स्ट है, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के पहले क्या करना चाहिए? एक छात्र द्वारा पाठ तैयार किया जाना चाहिए। शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे बताना चाहिए। शिक्षक को पहले पाठ में आने वाले कठिन शब्दों को बता देना चाहिए। शिक्षक को पहले पाठ के प्रश्नों के उत्तर देने चाहिए। शिक्षक को क्या करना चाहिए, आते ही अगर वो पाठ शुरुआत कर रहा है तो शुरुआत में उसको क्या करना चाहिए, उसको शिक्षक को पाठ के मुख्य मुद्दे को बताना चाहिए, उसको अपने उद्देश्य को बताना चाहिए कि वो क्यों ये पाठ पढ़ा रहा है।
नेक्स्ट है, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए? तो वही वाला प्रश्न हो गया। नहीं, वो नहीं है, नेक्स्ट है, अलग है। ये है, शिक्षक को पाठ पढ़ाने के बाद क्या करना चाहिए? तो वो प्रश्न था कि पढ़ाने से शुरुआत में क्या करना चाहिए, ये पढ़ाने के बाद में क्या करना चाहिए। शिक्षक को पाठ की प्रश्नोत्तरी करनी चाहिए, शिक्षक को पाठ के प्रश्नों के उत्तरों को देने चाहिए, शिक्षक को छात्रों इसे लिख सकते हैं या नहीं ये जानना चाहिए, शिक्षक को छात्रों में समझ आ गई है इसका निरीक्षण करना चाहिए। तो इसका सही जवाब है 4। नेक्स्ट है, यदि वर्गखंड में कुछ शरारती छात्र हैं तो इस स्थिति में आप कैसे पढ़ाएंगे या पढ़ाएंगी? कोई ध्यान दिए बिना आप पाठ पढ़ाएंगे, इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, आप मनोवैज्ञानिक तरीके से पढ़ाएंगे, आप उनके माता पिता को बुलाएंगे और उनकी मानसिकता के बारे में बताएंगे, आप प्रधानाचार्य से अनुरोध करेंगे कि उन्हें निकाल दें। तो आप क्या करेंगे? आप अपने आप को मानिए कि आप एक टीचर हैं और आप किस तरीके से ध्यान देंगे उनको, उन छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर आपको ध्यान देना ही है। इन्हें समझाने की कोशिश करेंगे, चूंकि आप मनोविज्ञान अभी पढ़ रहे हैं तो आप अपना मनोवैज्ञानिक गुण लगाएंगे और उस बच्चे को समझाएंगे और पढ़ाएंगे। माता पिता की जिम्मेदारी नहीं होती कि आप बच्चों को किस प्रकार से सिखा रहे हैं, उनको आप अलग अलग तरीके से सिखाइए, ठीक तरीके से सिखाइए। इसके लिए आप अपना दिमाग लगाएंगे और उनको किसी भी तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है, सार्थक अध्यापन में शामिल है कि अध्यापक क्रियाशील है परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो या ना हो, अध्यापक क्रियाशील हो या ना हो परंतु विद्यार्थी क्रियाशील हो, अध्यापक क्रियाशील है और विद्यार्थी क्रियाशील है, उपरोक्त सभी नहीं है। सार्थक अधिगम तभी है जब अध्यापक और विद्यार्थी दोनों क्रियाशील हैं। अगर अध्यापक पढ़ाए जा रहा है और स्टूडेंट पढ़ ही नहीं रहा है, उसको पढ़ना ही नहीं है, तो अध्यापक कितनी भी कोशिश कर ले उसको नहीं पढ़ा सकता। और अगर अध्यापक नहीं पढ़ा रहा है तब पे भी विद्यार्थी कितनी भी कोशिश कर ले वो अकेले नहीं पढ़ पाएगा। अगला देखते हैं, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम है विद्यार्थी के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास, विद्यार्थियों के चरित्र का विकास, उचित काम में नियुक्त होना। अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या है? तो इसका परिणाम है विद्यार्थियों के व्यवहार का इच्छित दिशा में बदलाव करना। देखिए, आप लोगों को संपूर्ण विकास वाला ऑप्शन परेशान करेगा कि संपूर्ण विकास क्यों नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, अध्यापन का सर्वप्रथम परिणाम क्या है? जब हम पढ़ा रहे हैं तो उससे बच्चे के किसमें, व्यवहार में परिवर्तन होना चाहिए, वो अपनी इच्छित क्रियाओं को कर सके। संपूर्ण विकास, इसमें खेलकूद भी आ जाएगा। इसमें बस अध्यापन के बारे में बताया गया है, तो बस यही पहला ऑप्शन सही होगा जो कि छिप गया है। रुकिए मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये है, ये देखिए, ये सही जवाब है। अध्यापन की कार्य क्षमता की प्राथमिक आवश्यकता है। अध्यापन कौशल में निपुणता के प्रयोग में अध्यापन की विविध तकनीक निपुणता, अध्यापन में माध्यम और टेक्नोलॉजी के सही उपयोग प्रयोग से और उपयुक्त सभी। अध्यापन की कार्यक्षमता की प्राथमिक आवश्यकता क्या है? तो ये सभी है। नेक्स्ट है, अध्यापन में प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है। प्रश्नावली का कौशल बहुत जरूरी है शिक्षण में, विद्यार्थियों के क्रियात्मक भाग लेने को निश्चित करने में, विद्यार्थियों के तथ्य याद करने में, विद्यार्थियों को अनुशासित करने में, विद्यार्थियों को इम्तिहान लेने में अध्यापक में प्रश्नावली कौशल बहुत जरूरी है। तो ये किस लिए जरूरी है? ताकि विद्यार्थी क्रियाशील रहे, उत्सुक रहे और वो प्रश्नों का जवाब देते रहें। इसके लिए
एक प्रिंसिपल होने के नाते आप अपने सह अध्यापकों को प्रोत्साहित करेंगे। किसके लिए? भारत में और विदेशों में सेमिनार और कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए, विषय के ज्ञान को बढ़ाने के लिए, रिफ्रेश कोर्स में भाग लेने के लिए, पिछड़े लोगों को ऊपर उठाने वाली समाज सेवाओं में भाग लेने के लिए, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब है उपरोक्त सभी। आप ये सारी क्रियाएं करेंगे एक प्रिंसिपल होने के नाते अपने जो आपके विद्यालय में अध्यापक हैं उनके लिए। नेक्स्ट है, मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण राह है निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन, टर्म के अंत में हेतु लक्ष्य परीक्षा लेना, विद्यार्थियों का कम्युनिकेटिव रिकॉर्ड रखना, सेमेस्टर पद्धति का मूल्यांकन। मूल्यांकन का सर्वाधिक अर्थपूर्ण मूल्यांकन क्या सबसे ज़्यादा कौन सा सही है? तो निरंतर और विस्तृत मूल्यांकन को ही सतत और निरंतर और सतत मूल्यांकन कहते हैं। ये हमेशा होना चाहिए। नेक्स्ट है, शैक्षणिक टेक्नोलॉजी उपयोगी है क्योंकि वह वक्त की ज़रूरत है, प्रख्यात संस्थाओं द्वारा अपनाई गई है, वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, वह विद्यार्थियों को अध्यापन और तालीम प्रवृत्ति की ओर आकर्षित करती है। तो जो अभी नई नई टेक्नोलॉजी वाली आई है वो क्यों ज़रूरी है? क्योंकि वह अध्यापन को अर्थपूर्ण और कार्यक्षम बनाती है, इसके लिए यह ज़रूरी है। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, अब हमारा प्रश्न समाप्त हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग तैयारी बना के रखिए।